Hello everyone. We have started chapter 6 of class 12 biology, that is molecular basis of inheritance. In the previous video we have learned about the introduction, and in this video we will learn about the DNA. So what is DNA? DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. तो डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का. न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनते हैं न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए है. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे डीएनए का फुल फॉर्म है. तो डीएनए का लेंथ जो है हमेशा यूजुअली हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे डिफाइन करते हैं जितने उसमें प्रेजेंट होते हैं, या तो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज रेफर्स टू एज बेस पेयर, या बेस पेयर्स कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं और उससे हम डीएनए की लेंथ को डिफाइन करते हैं. और ये जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं हर डीएनए में यूनिक होता है, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है. मतलब कोई अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें उसके डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होंगे वो कंफर्म होता है. जैसे बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि जो बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरस पैरासाइट होते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं. जैसे बैक्टीरियोफेज 5x174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है. बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 बेस पेयर्स होते हैं. और इश्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है जिसमें 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स होते हैं. एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, जिसे हम ह्यूमन जीनोम भी कहते हैं, उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं. और ह्यूमन जीनोम क्या होता है? हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम उसे कहते हैं जीनोम. तो हैप्लॉइड सेट किसी भी ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड सेट जितने भी क्रोमोजोम होंगे उन्हें हम कहेंगे जीनोम. तो ह्यूमन जीनोम में 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं. तो इतने बेस पेयर्स इसमें पाए जाते हैं और हर ऑर्गेनिज्म का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है. लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर. इतने लंबे पॉलीमर जिसमें इतने ज़्यादा बेस पेयर्स हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, हम बेसिकली क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल चैप्टर्स में हमें ये बताया जाता है डीएनए के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं कि आगे जो पढ़ना है हमें आसानी रहे. तो लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए और आरएनए. तो डीएनए और आरएनए के जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको हम रिकैपिचुलेट करते हैं या याद करते हैं, समझते हैं. तो न्यूक्लियोटाइड हैज़ 3 component: a nitrogenous base, a pentose sugar which may be ribose in case of RNA or deoxyribose in case of DNA, and a phosphate group. जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं. पहला कंपोनेंट होता है एक पेंटोस शुगर होता है, दूसरा जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस होता है, और तीसरा जो होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है. तो जो पेंटोस शुगर है वो 2 तरह से होता है. एक या तो राइबोस शुगर होगा तो आरएनए जो बनेगा उससे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा उसे हम आरएनए कहेंगे, और जिसमें डीऑक्सीराइबोस होगा उसे डीएनए कहेंगे. और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो दूसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस, वो भी 2 तरह के होते हैं. एक प्यूरीन बेस होता है और एक पिरिमिडीन बेस होता है. प्यूरीन बेस जो होता है उसमें 2 तरह के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन, जबकि पिरिमिडीन में 3 टाइप के बेसेस होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिडीन. साइटोसिन जो है वो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, जबकि जो थाइमिन है वो केवल डीएनए में पाया जाता है, और यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है थाइमिन के जगह पे. और हम 5 मिथाइल यूरेसिल को थाइमिन कहते हैं. मतलब जो यूरेसिल होता है उसके 5th पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा दे तो उसे हम कहेंगे थाइमिन. तो यूरेसिल का ही मॉडिफाइड फॉर्म है थाइमिन. यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में और थाइमिन पाया जाता है डीएनए में. A nitrogenous base is linked to the OH group of first carbon of pentose sugar through N-glycosidic linkage. N-glycosidic linkage जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कार्बन के पेंटोस शुगर के कार्बन पे पहले कार्बन से जुड़ता है OH ग्रुप पे. मतलब पेंटोस शुगर पे पहले कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है उस ग्रुप से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, और वो जो लिंकेज उनके पीछे बनता है उन्हें कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलके जो बनेगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड. अगर एडेनिन है और उससे राइबोस जुड़ गया, मतलब राइबोस शुगर है उससे एडेनिन जुड़ गया तो उसे हम कहेंगे एडिनोसिन. एडिनोसिन क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है. ये बात ध्यान देने वाली है कि कौन न्यूक्लियोसाइड है और कौन न्यूक्लियोटाइड है. एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड. डीऑक्सी एडिनोसिन में
जो पेंटोज शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोस होगा और एडनिन बेस होगा। गुएनोसिन डीऑक्सीगुएनोसिन, साइटिडीन डीऑक्सीसाइटिडीन, यूरेडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन, क्योंकि डीऑक्सी लगेगा जहाँ पे डीएनए होगा वहाँ पे थाइमिन पाया जाता है, इसलिए डीऑक्सीथाइमिडीन, और आरएनए जो होता है राइबोस वाले में उसमें यूरेडीन पाया जाएगा। When a phosphate group is linked to the OH of fifth carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide is formed. अब हम जो न्यूक्लियोसाइड हमारा बन गया उसके जो शुगर है उसके 5वें कार्बन पे जो OH ग्रुप होता है उससे अगर हम एक फॉस्फेट जोड़ दें जो फॉस्फेट जोड़ दें फॉस्फोईस्टर लिंकेज से, तो उन्हें हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। और डिपेंडिंग ऑन द शुगर प्रेजेंट दे मे बी कॉल्ड डाईऑक्सी न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड, डिपेंडिंग ऑन द शुगर प्रेजेंट, राइबोस प्रेजेंट है कि डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट है, अकॉर्डिंगली हम कहेंगे उसे। Two nucleotides are linked through 3,5 phosphodiester linkage to form dinucleotide. दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं किससे? 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से। मतलब पहला न्यूक्लियोटाइड का तीसरे कार्बन पे जो OH ग्रुप होगा वो दूसरे वाले के फिफ्थ कार्बन के OH ग्रुप से जुड़ेगा। 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज याद करने वाली बात है। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइन इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसी तरह से और न्यूक्लियोटाइड को हम धीरे धीरे जोड़ते जाएंगे जिससे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगा। अ पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज़ वन एंड फ्री फॉस्फेट मोइटी, जिसे हम 5 कहेंगे। तो जो हमारा पॉलीमर बन रहा है, क्योंकि पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका 5वां वाला जो कार्बन है उसका फॉस्फेट ग्रुप फ्री है तो उसे 5 एंड कहेंगे शुगर का। और क्योंकि तीसरे वाले से हम नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जा रहे हैं तो उसमें वो होगा 3 एंड होगा। तो पहला जो एंड होगा फ्री वाला होगा उसमें कहेंगे 5 एंड ऑफ शुगर विच इज़ रिफर टू एज 5 एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 5 एंड कहेंगे जहाँ पे 5वें कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा मतलब फ्री है। Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has free OH group। और दूसरे एंड में पहले एंड पे 5 वाले कार्बन का फॉस्फेट फ्री है और उसके नीचे वाले पॉलीमर्स में नीचे में लास्ट में जैसे कह सकते हैं हम 3 कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो फ्री होगा, उसे हम कहेंगे 3 कार्बन एंड group which is refers to as 3 end of the polynucleotide chain. The backbone of the polynucleotide chain is formed due to phosphate and sugar। तो ये क्वेश्चन आता है कि बैकबोन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का कैसे बनता है। तो शुगर और फॉस्फेट से मिलके बैकबोन बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, शुगर एंड फॉस्फेट से। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू द शुगर मोइटी फॉर्म द बैकबोन। और इससे जो नाइट्रोजनस बेस लिंक्ड होगा वो प्रोजेक्ट होगा, इस मतलब बैकबोन बनेगा किसका? शुगर और फॉस्फेट का, और नाइट्रोजन बेस उससे लिंक रहेंगे और प्रोजेक्ट रहेंगे बैकबोन से। इसमें फिगर 6.1 में दिया हुआ है, हम देखते हैं 6.1। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सिंपल सा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहाँ पे 5th कार्बन पे यहाँ पे जो 5th लिखा है 5 फॉस्फेट, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप फ्री है और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से A जुड़ा है, एडनिन नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। फिर उसके 3rd कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, वो 5वें वाले कार्बन जुड़ा है। तो इस तरह से 5 कार्बन एंड हमारा इधर से फ्री है 5 एंड, और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, यहाँ पे 3 एंड हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। और ये जो ATGC है, A फॉर एडेनिन, T फॉर थाइमिडीन, G फॉर गुएनिन एंड C फॉर साइटोसिन। तो ये हमारे नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं और ये हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इन RNA every nucleotide residues an additional OH group present at the second position of the ribose। तो DNA और RNA में जो डिफरेंस अब इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं।
आरएनए के में जो शुगर होता है उसके सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप फ्री होता है, और वही OH ग्रुप का O जो है हट जाता है किसमें, डीएनए में। तो कहते हैं डीऑक्सी, यानी ऑक्सीजन वहाँ से हटा दिया गया है। तो जो आरएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए के स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप फ्री होता है, जबकि अगर हम उस ऑक्सीजन को हटा दें वहाँ सेकेंड कार्बन से, तो उसे हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोज, जो डीएनए बन जाता है। तो आरएनए में हर न्यूक्लियोटाइड में एडिशनल OH ग्रुप होता है सेकेंड पोजीशन पे। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड इन द प्लेस ऑफ थाइमीन। और हम जैसे पहले बता चुके हैं कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, डीएनए में थाइमीन पाया जाता है। और थाइमीन जो होता है, अगर हम यूरेसिल पे ही 5वें पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल, जो कि दूसरा केमिकल नेम है थाइमीन के लिए। तो यूरेसिल पे के 5th पोजीशन पे अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा देंगे उससे कहेंगे हम थाइमीन। तो आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, जबकि डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है। ये कुछ डिफरेंस पॉइंट है। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस present in the nucleus was first identified by Friedrich Mischer in 1869। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। पहले तो हम खोज पे शुरुआत हुआ था कि हम क्या हो, जेनेटिक मटेरियल है तो उसका नेचर क्या है। तो पहली बार फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने 1869 में बताया था कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इसलिए उन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन रख दिया। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, मतलब नाम तो उन्होंने रख लिया कि उन्हें आइडेंटिफाई किया कि न्यूक्लियस में कुछ एसिडिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिन्होंने डीएनए कहा था उसे न्यूक्लिन कहा था, न्यूक्लिन। और लेकिन क्योंकि उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो उतने बड़े पॉलीमर को निकालना और उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया था 1869 में, फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। फिर 1953 में जेम्स वॉटसन एंड क्रिक नाम के 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि उसके वॉटसन एंड क्रिक के पहले 2 और साइंटिस्ट थे, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन नाम के 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस किया था, मतलब उसके स्ट्रक्चर के बारे में किया था, और उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था डीएनए का। और उस डेटा को जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंकिस क्रिक ने यूज़ करके अपना एक मॉडल दिया। मतलब मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए डिफ्रैक्शन किया था, उस डीएनए डिफ्रैक्शन के डाटा जो मिला था उसको यूज़ करके जेम्स वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रेजेंट किया था, जो कि बहुत फेमस हुआ था। सिंपल स्ट्रक्चर डीएनए का क्या स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रपोज किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। One of the hallmark of their proposition was the base pairing between 2 strands of polynucleotide chain. However, this proposition was also based on observation of Erwin Chargaff and that of double-stranded DNA. Ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal to 1. अब इसका क्या मतलब है कि देखिए, पहले क्या हुआ, जब खोज हो रही थी डीएनए की, तो मॉरिस विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए डिफ्रैक्शन किया, उन्होंने कुछ डाटा उसे प्रोड्यूस किया, उस डाटा का यूज़ करके वॉटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल प्रपोज किया। और वॉटसन एंड क्रिक ने कुछ जो इरविन चारगॉफ नाम के साइंटिस्ट थे उनका भी डाटा यूज़ किया था। इरविन चारगॉफ ने क्या कहा था कि द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमीन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। मतलब कि किसी भी डीएनए में अगर हम एडेनिन एंड थाइमीन का रेशियो लेते हैं और गुआनिन और साइटोसिन का रेशियो लेते हैं तो वो इक्वल टू 1 होता है। मतलब किसी डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा, जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। मतलब एडेनिन बाई थाइमीन का रेशियो 1, गुआनिन बाई साइटोसिन का रेशियो 1 आता है और ये कांस्टेंट होता है। ये इरविन चारगॉफ ने ऑब्जर्व किया था और इनका भी डेटा यूज़ किया था किसने, वॉटसन एंड क्रिक ने, और अपना मॉडल प्रपोज किया था। द बेस पेयरिंग कन्फर्म अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये जो बेस पेयरिंग है, जैसे हम बताएं कि एडेनिन जितना है उतना थाइमीन है, तो ये बेस पेयरिंग होता है, एक बेस दूसरे बेस से पेयर करता है। तो एडेनिन पेयर करता है थाइमीन से, गुआनिन पेयर करता है साइटोसिन से। तो जो बेस पेयरिंग कैपेबिलिटी है ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी देती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को।
दे आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, और इन न्यूक्लियोटाइड चेन को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस ऑफ अनदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड। मतलब अगर एक सीक्वेंस हमें किसी, कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि अगर हमें दो डीएनए स्ट्रैंड है, दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, दो स्ट्रैंड है, अगर एक स्ट्रैंड का हमें पता चल जाएगा क्या बेस है तो उसके अकॉर्डिंगली हम दूसरे वाले का बता देंगे। जैसे कि सीढ़ी है तो सीढ़ी में दो खंभे होते हैं और बीच में क्या होते हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ लगी होती है, तो एक तरफ पता चल जाएगा तो दूसरे साइड का हमें पता कर लेंगे क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर एक साइड में, अगर एक स्ट्रैंड के डीएनए में एडेनिन लगा है तो दूसरे स्ट्रैंड में वहाँ पे थाइमीन लगा होगा। अगर एक स्ट्रैंड के एक साइड में गुआनिन लगा है तो दूसरा बेस पेयर जरूर क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो मतलब बेस पेयरिंग जो हमें पता चल जाएगा, और एक कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं इनको। Can be predicted also if the each strand of a DNA, let us call it parental DNA, act as template for the synthesis of new strand. The two double strand, let us call them daughter DNA, thus produced would be identical to the parental DNA molecule. और इसका एक और फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए डीएनए में दो स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड को हम अलग कर देते हैं और उसे हम कहते हैं पेरेंटल स्ट्रैंड, दोनों को अलग अलग करके। जैसे टेम्पलेट मतलब क्या होता है, जैसे सांचा होता है किसी चीज़ का, उस पर हम ऐसे ईंट का सांचा होता है उस तरह टेम्पलेट। तो डीएनए का टेम्पलेट बना लेंगे, उसके ऊपर हम दूसरा अगर टेम्पलेट जोड़ रहे हैं, टेम्पलेट के ऊपर दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड जोड़ना चाह रहे हैं, नया स्ट्रैंड बनाना चाह रहे हैं, तो पहला जो टेम्पलेट होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम दूसरा टेम्पलेट बना लेंगे, और जो कि दूसरे के पेरेंटल डीएनए के आइडेंटिकल होंगे। बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इम्प्लीकेशन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। और ये जो हम बता रहे हैं रेप्लिकेशन का प्रोसेस, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बनाने का जो प्रोसेस होगा रेप्लिकेशन का, उसमें हम क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल है तो डीएनए में दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड को धीरे धीरे अलग करते हैं। अलग करने के बाद उन दोनों जो अलग स्ट्रैंड है वो पेरेंटल स्ट्रैंड होंगे क्योंकि उनसे बनना है आगे, तो पेरेंटल स्ट्रैंड में दूसरे फिर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे और फिर नए नए स्ट्रैंड बनाएंगे जो कि डॉटर स्ट्रैंड कहलाएंगे। तो इस तरह से रेप्लिकेशन होगा एक डीएनए से दो डीएनए। तो ये भी आगे डिटेल में पढ़ना है। बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इम्प्लीकेशन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। अब ये सब जानने के बाद डीएनए का स्ट्रक्चर का क्लियर होने लगा। और क्या था सेलिएंट फीचर, मतलब उस डीएनए का फीचर क्या है, डबल हेलिक्स जो डीएनए प्रपोज किए थे वाटसन एंड क्रिक ने, उसका फीचर्स क्या है उसे हम ध्यान से पढ़ते हैं। It is made up of two polynucleotide chain where backbone is constituted by phosphate and sugar and the base project inside. जो ये बना हुआ है polynucleotide chain, ये दो किससे बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन है जिसमें बेसेस जो है इनसाइड प्रोजेक्टेड है। क्या है, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन जिसमें बेसेस इनसाइड प्रोजेक्टेड है। सेकेंड पॉइंट क्या था कि जो चेन है इनकी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, मतलब अगर एक स्ट्रैंड जो है 5 से 3 जाएगा, मतलब एक स्ट्रैंड के पहला 5 वाला कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहेगा, तो दूसरे स्ट्रैंड के मतलब उसके जस्ट सामने वाला जो स्ट्रैंड होगा उस पर 3 वाला कार्बन फ्री रहेगा। तो ये दोनों एंटी पैरेलल पोलैरिटी कहलाएंगे, 5 से 3 और 3 से 5। थर्ड पॉइंट है कि द बेसेस इन द टू स्ट्रैंड आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, दो स्टैंड हैं तो इनमें जो बेस पेयर्स बनेंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर हाइड्रोजन जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इस पर अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और सामने कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या अदर कोई एटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उससे बॉन्डिंग जो बनेगा उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। ये क्वेश्चन आता है। एज अ रिजल्ट प्यूरीन कम्स अपोजिट टू पिरिमिडीन। जैसे कि हम बताएं कि एडेनिन के साथ थाइमीन बनता है, तो एडेनिन क्या है, प्यूरीन है, और थाइमीन क्या है, पिरिमिडीन है। और गुआनिन के साथ साइटोसिन, तो गुआनिन क्या है, प्यूरीन है, और साइटोसिन है, तो एडेनिन के साथ प्यूरीन के साथ पिरिमिडीन आ जाएगा, तो जो एक लेंथ होगा डीएनए का वो बराबर होगा। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमीन अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। तो
हाँ, एडेनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ। दीज जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स, और ये एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनाते हैं दो हेलिक्स के बीच में। द चेन इज coiled in right handed fashion and the pith of the helix is 3.4। तो हम जो जो चेन बन रहा है वो राइट हैंडेड फैशन, यानी राइट हैंड के अगर हम कर्ल करेंगे, अंगुलियों की तरफ कर्ल करेंगे, तो राइट हैंडेड फैशन में ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो हेलिक्स बनाता है, हेलिक्स, यस। और उसका जो पिथ होता है हेलिक्स का, एक राउंड में जो पिथ बनता है, पिथ वो होगा, पिथ तुम्हारा 3.4 नैनोमीटर का होता है। और नैनोमीटर इज अ 1 बिलियंथ ऑफ a meter, 10 to the power -9, एंड रफली 10 बेस पेयर्स इन ईच हेलिक्स। जो हेलिक्स बन रहा है उसमें रफली कितने बेस पेयर्स होते हैं, एक टर्न में 10। देखिए यहाँ पे हेलिक्स बना हुआ है, बेस पेयर्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे एडेनिन येलो बना हुआ है, थाइमिन ग्रीन है, गुआनिन ऑरेंज है और साइटोसिन रेड है। तो यहाँ पे जो हेलिक्स बना हुआ है, इसके एक कंप्लीट हेलिक्स के बीच में जो बेस पेयर्स हैं वो 10 बेस पेयर्स होते हैं। और यहाँ हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जैसे देख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि 5 एंड पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एडनिन ग्रुप है, तो एडनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो थाइमिन, एडनिन से थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हम एक और चीज़ देख सकते हैं यहाँ एंटी पैरेलल पोलैरिटी में कि 5 से 3 इन पहले वाले जो न्यूक्लियोटाइड चेन जा रहा है 5 से 3 एंड जा रहा है, और उसके नीचे वाला 3 से 5 जा रहा है, तो मतलब 5 से 3 एंड 3 से 5, तो ये क्या होगा, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। और यहाँ पे ए से टी जुड़ा है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टी से ए जुड़ा है 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी से सी हुआ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सी से जी जुड़ा है 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये याद करने वाली बात क्या का पॉइंट्स हैं कि एडेनिन से थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गुआनिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है। और हमेशा प्यूरिन के सामने एक पिरिमिडीन आता है, एडेनिन यहाँ प्यूरिन है और थाइमिन पिरिमिडीन है। इस तरह से ये सैलिएंट फीचर है। और ये जो हम देख रहे हैं एक हेलिक्स बनाए हुए है, इस एक हेलिक्स कंप्लीट पिथ में 10 बेस पेयर्स हैं। और क्योंकि देखिए एक टर्न में 10 बेस पेयर्स हैं, तो 10 बेस और एक पिथ का 3.4 नैनोमीटर है, तो एक बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा 0.34 नैनोमीटर होगा। एक बेस पेयर के बीच में 10 था तो फिर एक में। एंड 5वां पॉइंट ये है कि प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन अ डबल हेलिक्स, दिस इज एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कन्फर्म स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, स्टेबिलिटी आती है, और जो एक बेस पेयर है, एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर स्टैक करते जाते हैं, एक के ऊपर एक जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, एक एडिशनल स्टेबिलिटी हेलिकल स्ट्रक्चर को मिलती है। Compare the structure of purine and the pyrimidine. Can you find out why the distance between two polynucleotide chain in a DNA remain almost constant? अभी मैंने बताया कि प्यूरिन के सामने pyrimidine आता है, तो जो प्यूरिन और pyrimidine का स्ट्रक्चर होता है, प्यूरिन में क्या होता है कि 2 रिंग्स होती हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं, 2 रिंग्स होती हैं, और pyrimidine में एक ही रिंग होती है। तो 2 रिंग और एक रिंग सामने आ रही है, तो 3 रिंग का एक जो डिस्टेंस मिनिमम होगा कि हर समय वैसा ही आ रहा है, तो इसलिए वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो कंपेयर इसमें क्या है कि कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine, कैन यू फाइंड व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट सेम। क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, प्यूरिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा और pyrimidine का बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है। The proposition of double helix offers DNA and its simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary। जैसे ही वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया, वो जेनेटिक्स में एक रिवॉल्यूशन की तरह आया, मतलब डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानने लगे। तो उसके बाद फ्रैंकिस क्रिक जो थे उन्होंने एक सेंट्रल डोगमा प्रेजेंट किया। सेंट्रल डोगमा क्या है इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डोगमा क्या है, कौन प्रपोज किया था, फ्रैंकिस क्रिक। ये नाम याद करने वाला कि फ्रैंकिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और ये सेंट्रल डोगमा क्या कहता है, जैसे कि आप बना हुआ है, आप समझ सकते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे तो डीएनए बनेगा, एक डीएनए का रेप्लिकेशन करने से डीएनए बनेगा, और अगर हम डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, यानी कि डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी ट्रांसक्रिप्शन से। और अगर मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन फिर का
ट्रांसलेशन करेंगे तो वो प्रोटीन बनेगा, मतलब डीएनए का अगर रेप्लिकेशन करते हैं तो डीएनए बनेगा, अगर ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रोटीन बनेगा। और रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट सेक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज in some viruses the flow of information is in reverse direction। तो जैसे कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो कुछ वायरसेस में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बनता है, और क्योंकि हम डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो आरएनए से डीएनए बनाने के प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो जहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इन द सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दिस इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू इट? यस, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, कैसे कैसे डीएनए का क्या स्ट्रक्चर था। अब हम देखेंगे कि इतना लंबा न्यूक्लियोटाइड चेन को पैकिंग कैसे होती है, मतलब एक छोटा सा सेल है जिसको हम देख भी नहीं सकते आँख से, उसमें इतना लंबा डीएनए 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स वाला डीएनए जो है हम कैसे रख रहे हैं, इतने बड़े लेंथ ऑफ डीएनए को हम इतने छोटे सेल में कैसे रख रहे हैं, अब इसकी पैकिंग कैसे हो रही है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वाले सेक्शन में। दैट इज पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। अब डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। टेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pairs as 0.34 nanometer, if the length of double helix in a typical mammalian cell is calculated simply by multiplying number of base pairs with the distance between two base pairs, that is 6.6 × 10⁹ base pairs into 3.04 into 10⁻⁹, it come out approximately 2.2 मीटर। देखिए इसमें क्या बोला है कि हमने पहले बोला कि दो जो सब कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5 पॉइंट के ऊपर 0.34 नैनोमीटर है। तो उसके बाद हमने बोला कि जब दो सब्सिक्वेंट बेस पेयर कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है और हमारे पास कितने बेस पेयर के नंबर है, 6.6 × 10⁹ और ये डिप्लॉयड कंटेंट है। हमने इसके पहले जो बैक्टीरियोफेज वाले केस में पढ़ा था वहाँ पे हैप्लॉयड कंटेंट हमने देखा था, ये डिप्लॉयड कंटेंट। हैप्लॉयड मतलब एक सेट और डिप्लॉयड मतलब अ पेयर। जैसे यहाँ पे हमने देखा 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स देखा था, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स देखा था। ये क्या है, हैप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए है, जबकि यहाँ पे 6.6 उसका दुगना डिप्लॉयड कंटेंट हो जाएगा ह्यूमन जीनोम का, ह्यूमन का डीएनए का अमाउंट। तो अगर जितने भी हमारे पास बेस पेयर्स हैं, टोटल बेस पेयर्स, क्योंकि ह्यूमन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जितने भी टोटल बेस पेयर्स हैं 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं और एक बेस पेयर का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर्स आते हैं एक लेंथ ऑफ डीएनए। मतलब कि एक ह्यूमन सेल में, एक सेल में 2.2 मीटर का लंबा डीएनए है। सोचिए अगर सेल हम देख नहीं सकते उसमें 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे एडजस्ट होता होगा। द लेंथ इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस हमारा है वो 10⁻⁶ मतलब एक माइक्रोमीटर का है, और इतना लंबा 2.2 मीटर का डीएनए कैसे रखा जा रहा है, कैसे इसकी पैकिंग हो रही है, इसको हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन अ सेल, और कैसे इसकी पैकिंग हुई है। यहाँ फिगर में देखिए न्यूक्लियोसोम बनाया हुआ है, इसके आगे बारे में पढ़ रहे हैं। इन प्रोकैरियोट सच एज ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई को ई कोलाई कहेंगे, दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। देखिए ऐसे हम बेसिकली हम जब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बारे में पढ़ते हैं, तो प्रोकैरियोट में हम पढ़ते हैं पहले क्या कि जो प्रोकैरियोट होते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक एस्चेरिशिया कोलाई इज अ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोट है, उसमें जो है कि डीएनए वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ डीएनए से स्कैटर्ड नहीं होता है सेल में, वो भी एक कन्फाइंड रीजन में होता है, नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, ऐसी सेल में फैला होता नहीं है डीएनए, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो उसमें कुछ सम प्रोटीन हैव पॉजिटिव चार्ज इन दैट रीजन टर्म एंड न्यूक्लियोटाइड।
जो डीएनए होता है वो क्योंकि निगेटिवली चार्ज होता है तो वो कई प्रोटीन से जुड़ा होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ऐसे प्रोटीन से जुड़ा होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जिस रीजन में वो रहता है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड। द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। और जो डीएनए है इसी न्यूक्लियोइड रीजन में रहता है और कुछ प्रोटीन से मतलब बंधा रहता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं हिस्टोन ऑक्टामर बना हुआ है, यही प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन में जो रैप किया गया है ये डीएनए है, और यहाँ H1 हिस्टोन है। ये सब बेसिक प्रोटीन होते हैं। In eukaryotes, the organization is much more complex. सिंपल प्रोकैरियोटिक थोड़ा जो होता है कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब हाँ डीएनए वेल डिफाइंड नहीं होता है। यूकैरियोट में ये ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्स होता है। वहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हिस्टोन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होता है हिस्टोन कहते हैं, और हिस्टोन के ऊपर डीएनए जो होता है रैप होता है। द प्रोटीन अक्वायर्स अ चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू विद द चार्ज इन द साइड चेन। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उसमें जो चार्ज होगा और जो उसमें चार्ज होगा उसके हिसाब से उस प्रोटीन में चार्ज आता है। हिस्टोन जो होता है वो एक बेसिक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड में क्या होता है कि एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है, और साइड चेन होता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो उससे जो बनेगा, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज़्यादा होंगे तो वो बेसिक नेचर का होगा, अगर एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर का होगा। हिस्टोन जो है वो लाइसिन और आर्जिनिन दो बेसिक अमाइनो एसिड हैं, इससे बना होता है। और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, 2020 नीट में आया था, और 2 बार सेम क्वेश्चन आया था कि बेसिक अमाइनो एसिड का बारे में। तो बेसिक अमाइनो एसिड 2 होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड, और बेसिक अमाइनो एसिड का नाम कौन कौन सा, लाइसिन एंड आर्जिनिन। बोथ अमाइनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन। हमें बताएं कि डीएनए निगेटिव चार्ज है और अमाइनो एसिड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज है इसमें दोनों अमाइनो एसिड में। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। जो हिस्टोन होते हैं वो 8 मॉलिक्यूल से बने होते हैं, 8 जो मॉलिक्यूल बनते हैं उससे ऑक्टामर कहते हैं। द डीएनए चार्ज negatively charged DNA is wrapped around positively charged histone octamer to form structure called nucleosome। जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज है और वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर रैप होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ फिगर में 6.4a में न्यूक्लियोसोम बना हुआ है। तो जो ग्रीन कलर का बना है वो हिस्टोन ऑक्टामर है, और उसके ऊपर जो पिंक कलर का वायर की तरह है वो डीएनए है। और ये H1 ये भी हिस्टोन ही है, हिस्टोन का ही पार्ट है जो इसको बांधे हुए रखता है ताकि ये खुल ना जाए एक तरह से। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 6.4b में, इसे हम बीट्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। ऐसा न्यूक्लियस में दिखता है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो एक न्यूक्लियोसोम जो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम है, इसमें जो डीएनए है इसमें लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं, लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में, एक न्यूक्लियोसोम डीएनए हेलिक्स के। A nucleosome constitute a repeating unit of structure in the nucleus called chromatin। और इसे जो रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रेन कलर्ड बॉडीज सीन इन द न्यूक्लियस। क्रोमेटिन, क्रोमा कहीं वर्ड आता है, कलर से मतलब होता है। तो ये जो थ्रेड होते हैं जब स्ट्रेन किया तो कलर्ड बॉडी दिखती है न्यूक्लियस में, उन्हें कहते हैं क्रोमेटिन। The nucleosome in the chromatin are seen as beads on string structure viewed under electron microscope। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा कि एक स्ट्रिंग है उसमें बीड्स लगे हुए हैं। Theoretically, how many beads of nucleosome do you imagine are present in the mammalian cell? तो सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर हमारे मैमेलियन सेल में अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स होते हैं टोटल, और एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं। तो कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे? तो 6.6 इंटू 10⁻9 को अगर हम 200 डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होंगे।
बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन आर पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर है वो पैक्ड होगा, उसमें पैकिंग होती है, कई तरह की पैकिंग होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पैकिंग होती है। उस पैकिंग जो फर्दर कॉइलिंग हो तो क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स की भी फर्दर कॉइलिंग और कंडेंसेशन होता है मेटाफेज में। सेल डिवीजन जो क्लास 11 में पढ़ाया गया, सेल डिवीजन में देखा प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, उसमें पैकिंग होती है। तो पहले क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन से क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं, फिर उनकी फर्दर कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन बनते हैं तो क्रोमोसोम बनते हैं। और the packing of chromatin at higher level require additional set of protein that are collectively refers to as non-histone chromosomal protein। मतलब कि पैकेजिंग, जब क्रोमेटिन फाइबर की पैकेजिंग होती है हायर लेवल पे तो कुछ और एक्स्ट्रा प्रोटीन के सेट की रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं, NHC प्रोटीन। ठीक है। और टिपिकल न्यूक्लियस में सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड लाइट स्टैंड और रिफर्स टू एज यूक्रोमेटिन एंड सम रीजन आर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन आर डार्क आर कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन। जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो क्रोमेटिन होते हैं हम उसकी स्टेनिंग करते हैं तो कई जगह क्या होता है लाइट स्टेनिंग होती है, लाइट स्टेनिंग मतलब हल्का सा उसमें स्टेन हुआ है। और कई कई जगह क्या होता है थोड़ा गाढ़ा स्टेन होता है, थोड़ा डार्क स्टेनिंग होता है। जहाँ पे थोड़ा डार्क होता है वहाँ क्रोमोसोम डेंसली पैक्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। और वो क्या होते हैं इनएक्टिव होते हैं, वो जल्दी मतलब उनका रोल नहीं होता है, कभी कभी काम आता है। और यूक्रोमेटिन जो हल्के स्टेन होते हैं वो थोड़ा सा फ्री होते हैं और उन्हें यूक्रोमेटिन कहते हैं। और उनका यूज़ हम मतलब उनका जल्दी जल्दी रेप्लिकेशन वगैरह यूज़ होता रहता है। यूक्रोमेटिन इज सेट टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन। बताएं कि यूक्रोमेटिन थोड़ा सा हल्का स्टेन जो होता है वो थोड़ा सा खुला होता है एक तरह से, तो उसमें जो उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एक्टिव होता है, मतलब कि वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो बहुत रिक्वायरमेंट पे ये मतलब उसका यूज़ होता है। तो इस तरह हमने इतने बारे में पढ़ा। अब कैसे जेनेटिक मटेरियल का सर्च हुआ, मतलब कैसे कैसे हम पता किए कि जेनेटिक मटेरियल DNA है और किसने किसने उसको पता किया, ये हम अब नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको देखिए और समझिए, और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि जैसा भी वीडियो लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।